दिसंबर और सुबह के 6:30 बजे। और रात्रि को हम रुके थे कौन सा गांव, केरपानी की धर्मशाला में रुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और देखिए हमारे सतीश भाई ने सब तैयारी कर दी। कर दीजिए बैग पैक, हमारा बैग हो गया पैक। चले फिर आगे बढ़े। इधर इधर सीधे सीधे। गाँवों में मार्केट भी बहुत देर से खुलते। और ये केरपानी गांव का स्कूल है, SVN स्कूल, प्राइवेट स्कूल है शायद। अभी इसी स्कूल के पास से ही रास्ता बताया हमें। पिठेरा 3 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से। और केरपानी गांव को हम जैसे पार करते, एक कच्चा मार्ग है और बोर्ड भी लगा हुआ है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग पिठेरा 3 किलोमीटर। और सुबह के 8 बजे और हम अभी पिठेरा गांव पहुंचने वाले। वो सामने पिठेरा गांव है जो मोबाइल का टावर दिखाई दे रहा है। और यहाँ आगे तो देखते हैं तो देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ है चारों तरफ। अब हमारा मार्ग पता नहीं पहाड़ों से होकर जाता है या कहीं और होकर। अब पिठेरा से आगे मुर्गा खेड़ा है। और पिठेरा गांव में आते हैं, ये पता नहीं महल जैसा कुछ बहुत ही पुरानी इमारत है। तो खंडर होता जा रहा है। और ये पिठेरा गांव के ठाकुर साहब की हवेली है, मगर अभी बंद पड़ी है, वो कहीं और रहते हैं। और ये जो महल है ये गौड़ वंश के शासक राजा बलवंत सिंह ने बनवाया गया है। और ये 3 मंजिला था मगर अभी ढह गया, तो सिर्फ एक ही ये मुख्य दरवाज़ा रहा है। और यहाँ के जो राजवंश है वो अभी अपने फार्म हाउस पे रहते हैं। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। बहुत पुरानी इमारत है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है 16वीं से 17वीं सदी में ये बना हुआ है। और ये पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित है। और पिठेरा गांव को पार करके हम फिर से नर्मदा मैया के तट पर आके देखिए, सामने नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं। और ये सभी गांव किनारे के ही गांव हैं। अभी क्या किनारों के रास्ते रहे नहीं, तो गांवों से होकर यात्रा करनी पड़ती है और यही यात्रा होती है। वरना किनारों पे सिंचाई होती है तो चल नहीं पाते। और जैसा पिठेरा में महल है वैसा ही देखिए सामने के तट पर भी कुछ इमारतें हैं महल जैसी। और सुबह के 8:30 बजे अभी पिठेरा गांव से बाद हम मुर्गा खेड़ा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मुर्गा खेड़ा की दूरी यहाँ से तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर है। और एक कमेंट आई थी, भाई ने पूछा था कि पहले के वीडियो में आप जो बाल भोग करवाते या भोजन करवाते उनका भी वीडियो बनाते थे, नर्मदे हर दादा, और अभी नहीं बनाते, अभी उनको अवॉइड क्यों कर रहे? तो देखिए बात ऐसी है कि पहली बात तो मैं भोजन का भी वीडियो नहीं बनाता हूँ खासकर, क्योंकि भोजन प्रसादी तो हर किसी की अपनी अपनी व्यवस्था से मिलती है और हर किसी की अपने अपने भाग्य से मिलती है। ज़रूरी नहीं कि मुझे मिला वो आपको भी मिलेगा या आपको जो अच्छा मिला वो मुझे भी मिलेगा, ऐसा कोई सबका अलग अलग होता है। तो वो मैं बताना उचित नहीं समझता। और दूसरी बात कि अब मैं कंटेंट भी थोड़ा कम बनाता हूँ, जितना ज़रूरी हो उतना ही बनाता हूँ, क्योंकि बड़े वीडियो बनाने से या ज़्यादा वीडियो बनाने से फिर एडिटिंग भी मुझे ही करनी पड़ती है और देर रात तक जागना पड़ता है। तो
इसीलिए मैं जितना ज़रूरी है उतना वीडियोग्राफी करता हूँ। और पिठारा से करीब 3-3.5 किलोमीटर चलकर हमने अभी बारू रेवा छोटा सा गांव पार किया। अब यहाँ से आगे ये थोड़ा पगडंडी वाला मार्ग है, नर्मदे यार बेटा, जो मुर्गा खेड़ा जाएगा। और मुर्गा खेड़ा यहाँ से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर बता रहे। और बच्चे देखिए हाथ की बनाई हुई पतंग उड़ा रहे, लंबा सा पूंछ लगा के। यहाँ जंगल से हम नीचे उतरे, इस गांव को पार कर से एक पगडंडी है और एक दादा है, उत्तर प्रदेश के है और यहाँ पर रहते हैं व्यापार के सिलसिले में, तो वो हमें रास्ता दिखाने आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद बाबा, बहुत दूर तक आए छोड़ने के लिए। क्या नाम आपका? हमारा परागदीन मिश्रा। ठीक है मिश्रा जी, नर्मदे यार। भैया बना करे। और सुबह के अभी 10 बजे और केर पानी से तकरीबन हम 10 या 11 किलोमीटर का सफ़र तय कर अभी मुर्गा खेड़ा पहुँचे। अब देखते, और मुर्गा खेड़ा से डोंगर गांव कोई 6-7 किलोमीटर बता रहे। सुबह 11 बजे हम डोंगर गांव पहुंचे और इस रास्ते से देखिए पूरा की गांव का कीचड़ नीचे जाता है और इसी रास्ते से हमें आश्रम जाना है। और डोंगर गांव के बाद थोड़ा सा ये जंगल का मार्ग है, यहाँ से हम नर्मदा मैया के तट पर आ गए और यहीं पर आगे कई आश्रम बताया। और यहाँ पर देखिए सामने बहुत ही सुंदर आश्रम है डोंगर गांव में, बिल्कुल प्राकृतिक जगह पे मैया का तट पर आश्रम बना है। दोपहर के अभी 2 बजने को है और डोंगर गांव के इस आश्रम में हमने भोजन प्रसाद पाया और थोड़ा विश्राम कर अब आगे बढ़ रहे धूमगढ़ की तरफ। और किनारे से धूमगढ़ की दूरी 6 से 7 किलोमीटर बता रहे और सड़क मार्ग से जाते तो 10 किलोमीटर। इधर गया रास्ता भाई, हाँ यहीं से आइए, यहीं से मैया का किनारा पकड़ गए, किनारे किनारे चलना। आगे फुहारे तो दिखाई दे रहे मगर क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, ऑप्शन ही नहीं है। आइए कर नर्मदे यार।
और बिल्कुल देखिए मैया के किनारे पे बहुत बड़ा आश्रम, भव्य आश्रम बना है। गुजरात के कोई बाबा जी है, डोंगरे जी महाराज का अंदर फोटो भी लगा है। और यहाँ पर सेवादार रखे हैं जो सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों की। नमामि देवी नर्मदे। वहाँ नीचे पग डंडी है, वहाँ पर फुहार है और इधर रेती में चलना पड़ता है। ए मालिक, इससे अच्छा ठीक है मैया किनारा बुला लेता, बाकी सड़क मार्ग हो तो आराम से 1 किलोमीटर पार कर दिया होता। क्या हुआ, रास्ता नहीं है क्या? उधर कीचड़ है, क्या है? उतरो, गहरा है, वहाँ पे कीचड़ है, क्या करेंगे? अरे किनारे तो अब आगे हीरापुर से, होलीपुरा के हीरापुर क्या पड़ता है? हीरापुर से सड़क मार्ग पकड़ लेंगे भाई। ऐसे इधर से ऊपर जाना तकलीफ होगी, उधर से थोड़ा भीग के हाँ सर ठीक है, उधर भीग के जाए। क्या करें? हाँ, ये किनारे के मार्ग अभी पसंद नहीं है भैया अपना। 5 किलोमीटर का हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फुहारे को जाने दो। देखिए दिसंबर जनवरी में किनारे में चलना कितना दुखदायी है। ये चप्पल टूट गया वो निकल गया, और पैरों की हालत देखो, धोती भी भीग गई। तो इन सब समस्याओं से जूझते हुए किनारों पर चलना पड़ता है। पैर धोने पड़ेंगे, चप्पल ठीक करना पड़ेगा, वरना और कांटा बांटा के छूट जाए तो और दिक्कत। हे माता बता। और फिर ये चेक पोस्ट, 2-3 चेक पोस्ट तो पीछे पार किए, 2, ये तीसरा। ध्यान से। और किनारे के मार्ग पर अगर ये सिंचाई की अगर ये दुविधा ना हो फुहारों की, तो चलने के जैसा कोई आनंद ही नहीं है। बिल्कुल मैया के तट पर अकेले मैया का स्मरण करते हुए और मैया से बातें करते हुए आराम से मस्ती से सफ़र कट जाता है, और एक आनंद की अनुभूति होती है। मगर उस आनंद का तहस नहस कर देते जब ये फुहारे और कीचड़ पैरों में जमा होता। कोई बात नहीं, जैसी मैया की मर्जी। और आज हम जहाँ धूमगढ़ पहुँचने वाले हैं, और धूमगढ़ बहुत ही पौराणिक और प्राचीन स्थल है, जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य के सदगुरु श्री गोविंद पाद की गुफा है, साधना भूमि है, तपोभूमि है, जहाँ पर श्री गोविंद पाद ने आदि गुरु शंकराचार्य को दीक्षा दी। और उस गुफा और नर्मदा मैया की जो हम स्तुति करते हैं, नर्मदाष्टक, जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित है, उन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है, गहरा संबंध है। और संबंध ये है कि जब गोविंद पाद ने, सदगुरु गोविंद पाद ने आदि गुरु शंकराचार्य को दीक्षा दी, उस वक्त शंकराचार्य जी की उम्र कोई 12-13 साल के आसपास रही होगी। और वो मगर फिर भी उन्होंने सिद्धियों की चरम सीमा तक वो पहुंच गए थे इतनी छोटी बाल्य अवस्था में। और एक बार बारिश का दिन था और नर्मदा मैया उफान पर थी, तो उस गुफा में मैया का जल चला गया। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने मैया को प्रणाम कर कहा, मैया बस इससे आगे मत बढ़िए। मगर मैया पूरे जोश में थी बारिश के दिनों में, तो मैया का जल गुफा में बढ़ता ही जा रहा था। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने मैया का जो अतिरिक्त जल था वो अपने कमंडल में धारण कर दिया, भर दिया, ऐसी कथा है। और इस प्रकार से मैया का जल कम हुआ, जल स्तर कम हुआ। और फिर बाद में जैसे जैसे दुनिया को पता चलता गया, तब लोग मैया से ज़्यादा
आदि गुरु शंकराचार्य की स्तुति करने लगे कि इतने छोटे बच्चे ने नर्मदा का गर्व हर लिया। ऐसी बातें समाज में फैलने लगी और आदि गुरु शंकराचार्य को अपने द्वारा जो एक कार्य किया गया उसकी भूल समझ में आई। भूल मतलब कि इसकी कुछ गलत धारणाएं भी हो सकती है, ऐसा समझ में आया। तब उन्होंने माँ नर्मदा की स्तुति की और नर्मदाष्टक पढ़कर इस मैया की स्तुति करके उन्होंने दुनिया को बताया कि मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़ी तो मेरी माँ है, इससे बड़ा मैं नहीं हो सकता। ये है नर्मदाष्टक की कहानी। वो आश्रम पीछे रह गया। हे माँ नर्मदे। और ये बारिश में जब कचरा होता है जो मैया में हम डालते हैं, हम मतलब कि मानव भी डालते हैं और तो कौन डालता है। तो देखिए बारिश में इन पेड़ों में फंसा रहता है। फिर वो सामने के तट पर कोई परिक्रमासी जा रहे। नर्मदे हर। खेत वाले भैया ने देखिए ये रिंगाल लगाए। ये बाम्बू की एक प्रजाति होती है जो इसे इसकी लकड़ियाँ तीर बनाने और कुछ सामान बनाने में भी टोकरी क्या बोलते हैं वो टोकरियाँ वगैरह बनाने में काम लगते हैं। और इनको किनारे पे लगा दे तो फिर ज़मीन बहती नहीं है नदी की बहाव में, इसीलिए लोग लगा देते हैं। बछड़े को बैठा दिया ना तो वो बड़ी अपने आप उसके पीछे पीछे चली जाएंगे तैर कर। पर ये गहरा नहीं है कि पानी? तो भैंसों को क्या गहरा है, तो भैंस तो तैरती है, जानवर तो हर कोई तैरता है। चलिए फिर मैं क्यों नहीं तैर? तुम भी जानवर बन जाओ तैर। अरे मैं जानवर नहीं हूँ, मैं थोड़ी इंसान हूँ। और आश्रम से निकले हम, कौन सा गांव था जो भी डोंगरा खेड़ी ऐसा कुछ गांव था, तो वहाँ पर हमें बताया कि सिर्फ 6 किलोमीटर ही है धूमगढ़। और वहाँ से लगभग हम 3 किलोमीटर के ऊपर आए, तो पीछे रोहिणी गांव को छोड़ा। यहाँ पर पूछा कि धूमगढ़ कितना, तो यहाँ से भी जवाब मिला कि सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर। तो ऐसा है भाई, आश्रम वाला कोई बोले कि अगर 5 है तो 8, 9 या 10 की तैयारी करके निकले। हर जगह ऐसा नहीं होता मगर हो जाता है। दरवाज़ा है, दरवाजे की कोई दिक्कत नहीं, चेक पोस्ट की दिक्कत होती है। हे मां नर्मदे। और शाम के अभी 4:30 बजे और तकरीबन हम 8 से 9 किलोमीटर की दूरी तय करके अब धूमगढ़ पहुँचे। धूमगढ़ ये देखिए सीढ़ियाँ बताई है यहाँ पर, तो यहाँ से ऊपर चढ़ना हमें, तो ऊपर आश्रम है, पक्का घाट बना हुआ सीढ़ियाँ। ए मां नर्मदे, चढ़िए चढ़िए। नीचे से सीढ़ियाँ चढ़कर आते, और सामने मंदिर दिख रहा है और आश्रम है यहाँ पर। ये है मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी का। यहाँ पर बोर्ड लगा है शंकराचार्य घाट, शंकराचार्य जी मंदिर। और सड़क मार्ग के द्वारा आते हैं वाहन लेके, तो इधर से रास्ता आता है। काफ़ी बड़ा काफ़ी भव्य मंदिर है।
ये देखिए आदि गुरु शंकराचार्य और भगवान श्री गोविंद पादाचार्य। वो जो गुफा है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी को दीक्षा दी गई थी, वो यहाँ से ठीक सामने ही है। अभी नहीं जा पाएंगे, अभी अंधेरा हो जाएगा, तो कल सुबह जाएंगे हम। यहाँ से ठीक सामने वहाँ पर गुफा है। फिर में हमें दर्शन हुए दादाजी जो श्री मुनीम जी है, और ये जब से इस गुफा का खोज की श्री शंकराचार्य जी ने, द्वारका पीठा क्या बोलते हैं उनको, द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी, उन्होंने जब इस गुफा की खोज की तब से यहाँ पर है उनके साथ। तो हाँ जी, तो कल ये दादाजी हमें गुफा के दर्शन करवाने ले जाएंगे। तो प्रातः 7-8 बजे निकलेंगे दादाजी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे यार। और मंदिर के सामने ये देखिए ब्रेक नंबर 1, ब्रेक नंबर 2, और हमें मिली ये ब्रेक नंबर 3। सचिन जी जेल की ब्रेक मिली है, तो सफाई करके अपने आसन लगाओ। फीलिंग तो वही आ रही है जेल वाली।